Hello students, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutopedia. I'm back with another video lecture of Indian economic development, and in this today lecture we are going to study unit second of Indian economic development, and the name of this chapter is economic reforms since 1991. इफ़ यू रिमेंबर हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था। फिर उसके सेकंड चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फ्रॉम 1952 हमारा जो 1990 तक का था वहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या हालचाल थे। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंस 1991 की 1991 से लेकर अब तक क्या हालचाल है। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम लोग मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि 1991 के अंदर ही क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका कॉलेज लेक्चरर, नेट और वो तो ऑब्वियस है कि क्लास 11 के लिए ज़रूरी है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं जो भी आपको होमवर्क देती हूँ रेगुलरली मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूरा चाहिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर without further ado. I think we are good to go now. Okay, after studying this chapter, the learners will understand the background of the reform policies introduced in India in 1991, understand the mechanism through which reform policies were introduced, and comprehend the process of globalization and its implication for India। आगे है हमारे पास बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये सब चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे या समझ में आ जाएगा हमारे पास। चलो आगे आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई ये किस तरीके से क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे ये सब चीज़ें। ये तो हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि भाई उसके अंदर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ये पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये बैकग्राउंड जो पार्ट है ना आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड वाला पार्ट आपको क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ये पूरा तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और इस चीज़ का आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि आपको इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है उसको मैं छुड़वा दूंगी या फिर मैं आपको बोल दूंगी कि ये आप ना पढ़े, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आलस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँ, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। राइट, तो इसका एक बैकग्राउंड जो हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा कि क्या बोलता है ये बैकग्राउंड हमें। ओके, तो द origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s। की origin कहाँ से हुआ था? From the financial crisis, and we know that for implementing various policies its general administration, the government generate fund from various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutions। अब इसके अंदर आगे पढ़ना क्या है हमें कि when we import goods like petroleum we pay in dollars which we earn from our exports। राइट, तो अब ये हुआ क्या कि डेवलपमेंट पॉलिसीज जो होती है वो रिक्वायर करती है रेवेन्यूज, है ना, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा कम था। तो इसी कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, पॉवर्टी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब रेवेन्यू सीमित था या लिमिटेड था गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए एडिशनल रेवेन्यू कोई साधन नहीं था उस समय। तो moreover, the government was not able to, एक मिनट, the government was not able to generate sufficiently from internal source such as taxation। उस समय इतना था ही नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स टैक्स लगा के है ना कि मतलब अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ा सके। when the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner। ठीक है, द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ही सारी चीज़ें जो है कि हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आया था इन 1990।
अब देखो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो इम्पोर्टेंट आता है कि जब ये क्राइसिस आई तब इंडिया ने अप्रोच किया द आईबीआरडी विच इज नोन एज द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, आप देख सकते हैं एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। अब इसमें क्या हुआ, एंड रिसीव्ड $7 billion एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector, reducing the role of government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries। तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपको मिल जाएंगे ये लोन, लेकिन आपको अपनी जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और रोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी मिनिमाइज। ये उनकी शर्त थी। अब इंडिया भाई मजबूर था उस समय, तो इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन of the World Bank and IMF and announced the new economic policies. The new economic policies consisted of wide ranging economic reforms. The thrust of the policy was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of the firms। समझ में आ गया? अब देखो, दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो उस समय सेट ऑफ पॉलिसी थी ना, ये इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हम इसको दो ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं। पहला है स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड सेकंड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अब देखो पहले की स्टेबिलिटी बन जाए, भाई स्टेबिलिटी होने के बाद हम बाद में जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो था वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स भी है ना। अब इसके अंदर हमारी जो वीकनेसेस हैं लाइक फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल में लेके आ सके, इसका ये मेन एम था। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते होंगे। तो अगर इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग, ये पढ़ना मेरे को ज़रूरी लग रहा है। ठीक है, द स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये एज इट इज़ आपके पास आ सकता है कि क्या होते हैं आपके पास, एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। अब अंडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज, these are the long term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the economy। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं लिबरलाइजेशन के ऊपर। लिबरलाइजेशन जो है हमारा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, देखो लिबरल मतलब खोल देना सारे, ठीक है ना, कोई भी अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो उसको हटा देना। तो लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शंस जो कि पहले थी इकोनॉमी के अंदर। दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s, राइट। अब 1980s जब हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में, राइट। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में मैंने आपको टैरिफ्स एंड कोटाज के बारे में बताया था। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक होमवर्क आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि व्हाट आर द टैरिफ्स एंड व्हाट आर द कोटाज और इनके बीच में डिफरेंशिएट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला होमवर्क है। इसके अंदर अगर कोई और आगे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वो भी आपको दूंगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज ये सब चीज़ें हो चुकी थी। अब ये है कि कहाँ कहाँ पे लिबरलाइजेशन, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर था या क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हमें पढ़ने ज़रूरी है। तो सबसे पहले डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये मैं आपको ऊपर से ही बता देती हूँ। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब ये होता है कि पहले जो है, देखो इसके अंदर देखो ये देख सकते हो, इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज। कि कहने का मतलब रेगुलेटरी बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते थे, किस किस वे में, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के वे में, कि लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे आपको बनानी हो, चाहे आपको बढ़ानी हो कोई इंडस्ट्री या फिर आपको बंद करनी हो, सबके अंदर आपको परमिशंस की ज़रूरत है। अब आगे द सेक्टर्स वर नॉट अलाउड इन, अब देखो प्राइवेट सेक्टर भी उस समय अलाउड नहीं था। उसके बाद कुछ गुड्स केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, उनको उनको बता रखा था कि भाई आप यही प्रोड्यूस कर सकते हो। और प्राइस फिक्सेशन वॉज डन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ होने में और नए प्लेयर्स आने के अंदर रोक रही थी। ठीक है,
तो यही चीज़ें हैं आपके पास। अब यही जो आपके रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव्ड आफ्टर 1991, मतलब कुछ एक्सेप्शन के साथ। जो हजार्डियस जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मा स्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं उनके ऊपर बस रेस्ट्रिक्शंस रखी गई थी। तो और सारी हटा दी गई थी, सब डी रिजर्व कर दिए गए थे। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट था रेगुलेशन और डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है आपका, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक्स या फिर कमर्शियल बैंक्स। तो इसमें देखो अभी तक हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और इसी के अंदर ही सारे के सारे नॉर्म्स और जो भी रेगुलेशंस हैं वो वाज मेड बाय आरबीआई। ठीक है, द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, फिक्स रेट इंटरेस्ट, नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता था, अब ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है उनका वन ऑफ द मेन एम क्या था, one of the major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sectors. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on matters विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। तो हमने दो पॉइंट पढ़े हमारे पास, पहला था डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, है ना, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और आपका अगला है, अब देखो इसमें एक और चीज़ है, देखो ये though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard। मतलब ऐसे नहीं कि सारे के सारे वही उसके वो हक छीन लियो या पावर्स छीन लियो, नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो कि टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द नेशंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो अभी भी आरबीआई के हाथों में ही था। ठीक है, अब आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है आपके पास, अब टैक्स जो होते हैं आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके अंदर और इसी के कारण, अब ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिजिकल पॉलिसी। मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी भी हमारे टॉपिक के अंदर है, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ। अब उस समय की बात है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, विच आर पेड बाय द कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल डायरेक्टली, और जो हमारे और टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्टली होते थे। अब है आपके पास, इसमें इतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना, तो वो आपका जो टैक्स सिस्टम है उसको जैसे 2016 के अंदर जीएसटी आ गया था, सिंप्लीफाई कर दिया इन सब चीज़ों को। अब है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, द रूपी वाज डीवैल्यूड, मतलब कम कर दी गई थी उसकी रिपो, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, है ना। अगर हमारे पास लोग परचेज करने को तैयार होंगे तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इसी वजह से। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग कदम उठाए गए थे, ये पॉलिसीज का हिस्सा था। अब है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। लिबरल liberalization of trade and investment regime was initiated to increase the international competitiveness। ठीक है, जो ये रिफॉर्म्स लेके आए थे उसका मेन एम क्या था, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो, अब द एम वॉज ऑल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल। अब भाई अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे तो लोकल वाले कैसे compete कर पाएंगे, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया वॉज फॉलोइंग अ रिजिम ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on imports। This was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high. These policies uh, reduced efficiency and competitiveness, which led to slow growth of manufacturing sectors. The trade policy reforms aimed at, अब ये आप टिक कर सकते हो, the trade policy reforms aimed at dismantling of quantitative restrictions on imports and export, reduction of tariff rates, removal of licensing procedure for imports, import licensing was abolished except in case of hazardous चीज़ें, ठीक है ना, और export duties have been removed to increase the competitive
आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आगे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। आई होप लिबरलाइजेशन इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइस। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगी। चलिए आगे चलते हैं आपका प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही इसका चीज़, जैसे लिबरलाइजेशन का नाम आप लिबरल वर्ड से समझ सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, ये कहने का मतलब है। इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, की मतलब भाई उनका हक हटाओ। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से होता है। फॉर देयर आर टू वेज, ठीक है। पहला है बाय विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की ओनरशिप हटा दो उसमें से, और बाय आउटरीच सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर, या फिर सेल कर दो पब्लिक सेक्टर को। समझ में आ गया? तो प्राइवेटाइजेशन ये टू वेज है हमारे पास। पहला है हमारे पास टू ओवर, या फिर शेडिंग द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और बाय आउटरीच सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। नेक्स्ट इज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। Privatization of the public sector enterprises by selling of part of the equity of PSC, मतलब public sector enterprises to the public is known as disinvestment। अगर आप पब्लिक को उसकी जो ओनरशिप है, इक्विटी मीन्स ओनरशिप, अगर सेल कर देते हो तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को अगर, प्राइवेट सेक्टर्स को अगर अलाउ किया जाता है पब्लिक सेक्टर में आने का, तो क्या होता है, देयर विल बी मोर आइडियाज फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, राइट, इसी वजह से। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें। ओके, यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी चीज़ है, नवरत्न एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें नहीं है ये, कॉलेज लेक्चरर और नेट के उसमें नहीं है ये, बट बता देती हूँ मैं कि इसके अंदर देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड अनेबल देम टू compete more efficiently, the government identify PSC and declare them as Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. They were given greater managerial and operational autonomy। मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब अलग अलग एफिशिएंसी या फिर प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से, है ना। तो अलग अलग तीन अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्नास। ठीक है, और द ग्रेटर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी हैज बीन ग्रांटेड टू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस रिफर टू एज मिनी रत्नास। अब कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आपको इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे तो ही मैं पीडीएफ डालूंगी, ठीक है, क्योंकि आपका भी एक्टिव होना ज़रूरी है। आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे बताओ कि क्या दिक्कतें हैं आपके पास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक। आपका लिबरलाइजेशन कंप्लीट है, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस, interdependence and integration। ठीक है, it involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries। अब ये तो आप देखो अपने आप कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर ही दूसरी इकोनॉमी को भी मतलब आप करना, अगर दूसरी के साथ लिंक करते हो ना अपने आप को, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हम इंडिया में बैठे बैठे माइल्स अवे दूसरे लोगों को या फिर दूसरी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइज, जैसे प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता था, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से होता है, वो है फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर, आउटसोर्सिंग। This is one of the important outcomes of the globalization process। In outsourcing, a company hire regular service from external sources। क्या होता है आउटसोर्सिंग? एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। उसमें क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़, ठीक है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है किसी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, बाहर से उनकी सर्विस को मतलब अवेल करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं,
एक्सटर्नली हायर करते हैं, अगर हमारे पास नहीं है और अगर हम यहाँ सेट करते तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, आउट से सोर्स उठाते हैं। राइट, समझ में आ गया ये चीज़? तो एक ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, लीगल एडवाइस हो गई आपके पास, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें करवाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये बीपीओज और ये कॉल सेंटर्स, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें बाहर की ही है हमारे पास। और देख लेते हैं आपके पास क्या दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, यही है एक इसके अंदर। अब है डब्ल्यू टी ओ। डब्ल्यू टी ओ एज इट इज़ आपके चैप्टर्स के अंदर है, ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। WTO was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariffs। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आ सकता है ये, कि सक्सेसर क्या है GATT का, विच इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, WTO, या फिर वो किसका सक्सेसर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो GATT का। GATT was established in 1948 with 23 कंट्री। इसकी एक एक लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको। ये आया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से पेपर में आया हुआ है, मतलब आपके नेट के पेपर में आया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से साल के पेपर में आया हुआ है मुझे पता नहीं है, मैं बताऊंगी ज़रूर आपको। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब WTO का काम क्या है, इज एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी restrictions on trade। ठीक है, कि आप ट्रेड के ऊपर बेफालतू के रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगा सकते हो, आप खुलेआम करोगे, और कोई भी चीटिंग नहीं, मतलब चीटिंग कहने का मतलब है कि कोई भी गलत आप पॉलिसी फॉलो नहीं करोगे। द WTO आर्ग्यूमेंट कवर्स एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, to facilitate international trade, bilateral and multilateral, through removal of tariffs as well as non-tariff barriers। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई आपके पास। एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इन इंडिया भी है मेंबर, इसका मतलब इंडिया हैज़ बीन इन द फ्रंट फॉर फ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स, रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड, एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये यही चीज़ बता रखा है कि इंडिया ने कमिटमेंट को पूरा किया है और उन्होंने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटाया है। अब इसके अंदर आपकी दिखा रखा है कि जब 1980 तक आपकी जो ये थी ना, वो यहाँ तक थी, मतलब टोटल ग्रोथ ऑफ GDPs। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, मतलब इंट्रो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ LPGs, है ना, थ्री सिस्टर्स, आपकी देखो ये बढ़ोतरी ही हुई है। तो इसी वजह से इससे देखा गया है कि आपका ये जो LPG इंट्रोडक्शन था वॉज सीम्स टू बी एन एडवांटेज। देखो ये IT सेक्टर्स और ये सब चीज़ें आ गई आपके पास। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ कुछ दे रखा है, पहले इसको देख ले। अब देखो असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने किया, उसके बाद क्या क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, ये चीज़ तो डेटाज है, ये कभी भी डायरेक्टली आते नहीं हैं, बस आपको इस भाई फ़ायदा पहुंचा ये हमें पता लग गया है। तो फॉरेन रिजर्व भी बढ़े हैं हमारे, FDIs एंड FIIs, इसके अंदर यही डेटा आपको गिवन है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका ये। अब देखो ये रिफॉर्म्स के अंदर है कि ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है आपकी, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर के कारण, जो ये जैसे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्स, और इनके कारण भी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की भी इम्प्रूवमेंट हुई है। और एक सेकेंड, इसके नीचे कुछ दे रखा है, अदरवाइज यही दे रखा है पूरा का पूरा, आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और रिफॉर्म्स किस चीज़ में हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या क्या फ़र्क पड़ा है ये बता रखा है इसके अंदर। और है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, बता ही दिया मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिफॉर्म्स इन फिजिकल पॉलिसीज़, और यहाँ पे आ गया कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर वो ये दे रखा होगा कि भाई आपका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है हर चीज़ का, और ये सब पढ़ना है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। देखो अब आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ इसके अंदर ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन है ये आप मुझे बताएं। ये मैंने आपको बोल भी दिया है और आप मुझे बताएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मुझे सिक्स्थ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए फ्रॉम ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस कि मैंने इसलिए नहीं किया या मुझे आलस आ रहा था कमेंट लिखने के अंदर। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, मुझे आलस नहीं आ रहा था ना,
बस मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी पढ़ाई। ठीक है, और मैं जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी आपका इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे, और होमवर्क मुझे पूरा चाहिए। सो गाइस, थैंक यू, बाय।